हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। हम बात कर रहे थे जीवद्रव्य की, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की, जिसमें काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले थे जो जीवद्रव्य होता है उसके विभिन्न भागों के बारे में, उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में। तो जो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है आपका कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सॉरी। तो दो पार्ट्स में हम जीवद्रव्य को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ये समझना है कि जो जीवद्रव्य होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसे कहते हैं, वो हमने जान लिया था। अब जीवद्रव्य के दो भागों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशाद्रव्य होता है, पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, यानी कि फिगर से। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोसॉल भी कहते हैं। और इसमें आपके पाए जाते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और बहुत से माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्गी बॉडी। ठीक, तो ये वाला एरिया आपका पूरा हो गया साइटोप्लाज्म का। हमने प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक, ये वाला, और ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ, लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, जिस पे आप जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे जिसमें आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर आपके न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाएंगे। ठीक, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल्स पाए जाएंगे, जिसमें आपका यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ये तो बात हो गई साइटोप्लाज्म और कोशाद्रव्य की, जो ऊपर ऊपर का नॉलेज होता है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशाद्रव्य, दूसरा होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो अभी हमने ये जान लिया डायग्राम के माध्यम से कि एक पादप सेल है और सेल में साइटोप्लाज्म वाला एरिया क्या होता है और न्यूक्लियस वाला एरिया क्या होता है। अब हम धीरे धीरे इसके डिटेल के बारे में समझेंगे। तो साइटोप्लाज्म में मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्लोरोप्लास्ट है। ये हो गया आपका वैक्यूल। ठीक, गोल्गी बॉडी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट पाए जाते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म के किनारे किनारे ही आपका क्या लगा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मिडिल लैमेला होती है और सेल वॉल होती है, क्योंकि ये पादप कोश क्या है तो सेल वॉल रहेगी ही। ठीक है, इसी में आपका प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। ये क्या होता है, ये दो डिफरेंट सेल को जोड़ने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है। ठीक, और मैंने आपको बताया था हाइलोप्लाज्म क्या होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को ही हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं या साइटोसॉल कहते हैं। ठीक, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब आपका बचता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि इसमें पाए जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये वाला एरिया होता है पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक, और इससे ही लगा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ये पूरा जो इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके जो है कि मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक, और न्यूक्लियोलस जो आगे चल के आपके क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो डायग्राम के माध्यम से हमने ये समझ लिया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। इन दोनों को ही मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म।
तो अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जबकि जो साइटोप्लाज्म होता है ये प्रोटोप्लाज्म का ही एक हिस्सा होता है जिसमें आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, जो कोशा द्रव्य होता है वो क्या होता है, वो जीव द्रव्य का ही भाग होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा था आपका केंद्रक, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे हुए थे, जिसपे आपके राइबोसोम्स पाए जा रहे थे। इसमें आपका न्यूक्लियोलस पाया जा रहा था, ये था आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ इस तरीके की रचना में पाया जा रहा था आपका हेट्रोक्रोमेटिन, और ऐसे पाए जा रहे थे आपके यूक्रोमेटिन। ये आपका था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ कहीं पे आपका जो है कि क्लोरोप्लास्ट था, माइटोकॉन्ड्रिया आपका था, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे थे, और ये बहुत घिरा हुआ था किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से। बीच बीच में आपके प्लाज्मोडेस्माटा पाए जा रहे थे, और यहीं पे आपकी सेल वॉल भी थी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक हरित पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की, तो इसमें सेल वॉल का होना मस्ट है। तो जो केंद्रक के चारों ओर का एरिया होता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और अधिकतर पौधों में कोशा की जो निर्जीव भित्ति से घिरा रहता है। निर्जीव भित्ति मतलब क्या, निर्जीव भित्ति मतलब सेल वॉल। तो कोशा द्रव्य को निम्नलिखित भागों में जब विभाजित, पहले हमने प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड किया था, अब हम कोशा द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको जानने और समझने के लिए उसको डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आपका क्या था, डिवाइड कर रहे हैं प्लाज्मा लेमा यानी कि जीव द्रव्य कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक, उसके बाद टोनोप्लास्ट की। फिर इस जीव द्रव्य कला एवं टोनोप्लास्ट के मध्य में जो पाया जा रहा है यानी कि आपके साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पाए जा रहे हैं, उसके बारे में हम दोनों के बीच के मध्य की बात करते हैं। ठीक, अब कोशाओं में जीवद्रव्य कला एवं टोनोप्लास्ट के अतिरिक्त अंतर जीव द्रव्य झिल्लियाँ भी होती हैं। वो झिल्लियाँ क्या होती हैं, और ये जो है कि झिल्लियाँ होती क्या हैं, ये इनसर्किल किए रहती हैं कोशिकांगों को। अब वो कोशिकांग कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक, इन सबको इनसर्किल किए रहते हैं, क्या, इनसर्किल, परिवृद्ध किए रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो सेल होता है वो किससे घिरा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। ठीक, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा लेमा यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसकी जो संरचना होती है उसके लिए कई थ्योरीज़ दी गई, लेकिन उनमें से 2 थ्योरीज़ ऐसी हैं जो मोस्टली एक्सेप्टेड हैं। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यही 2 थियरीज से क्वेश्चन भी आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो पहली जो आपकी थियरी है वो है एकक कला यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको किसने दिया था, डेविड रॉबर्टसन ने दिया था, डेविड रॉबर्टसन 1959 में। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस थियरी को किस साइंटिस्ट ने दिया था, क्योंकि जब आपके मैच कराने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि 3-4 आपको थियरीज़ दे दी जाएंगी और उसके साइड में दूसरे पोर्शन में दे दिया जाएगा उसको देने वाले साइंटिस्ट के नेम के बारे में, उसको मैच कराना होता है। तो ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी थियरी दी थी। तो एकक कला मेम्ब्रेन यानी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन थियरी है वो किसने दी है, वो डेविड रॉबर्टसन ने दी थी। किस, कब, 1959 में। इनकी विचारधारा के अनुसार क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब 75 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसको जब हम मिली माइक्रोन में डिवाइड करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1/10 मिली माइक्रोन, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, दिस। ठीक,
तो ये समझ आ गया होगा कि जो एकक कला मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बारे में जो थियरी दी गई है एकक कला मेम्ब्रेन की, उसमें जो है ये बताया गया है, उनके अनुसार ये कहा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसकी जो मोटाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम की। अब ये किस केमिकल से बना होता है, इसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये बना होता है मेनली प्रोटीन और फैट्स का। तो वो जो प्रोटीन होती हैं वो 2 लेयर में पाई जाती हैं और जो लिपिड होता है वो भी 2 लेयर में पाया जाता है। अब जो प्रोटीन वाला लेयर होता है वो किनारे किनारे पे होता है और जो लिपिड का लेयर होता है वो बीच में पाया जाता है। लिपिड की लेयर आपकी पाई जाती है 35 एंगस्ट्रॉम की और जबकि प्रोटीन की लेयर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की। क्योंकि 2 लेयर है तो इसलिए 40 एंगस्ट्रॉम की आपकी प्रोटीन लेयर हो गई और 35 एंगस्ट्रॉम की आपकी फॉस्फोलिपिड की यानी लिपिड की लेयर हो गई। अब ये कितने परतों में पाई जा रही है, पाई जा रही है 4 परतों में, 2 प्रोटीन की और 2 लिपिड की। इसी थियरी को हम कहते हैं एकक कला मेम्ब्रेन थियरी, जो किसके द्वारा दी गई, डेविड रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में। ये रही आपकी एकक कला मेम्ब्रेन की थियरी और उसका स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन आपका पाया जाता है किनारों किनारों पर, ये देख रहे हैं आप, ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन का लेयर पाया जा रहा है, बीच में आपका पाया जा रहा है लिपिड। और वो कैसा लिपिड है, फास्फोलिपिड, दैट मीन्स कि इस पर फास्फोरस अटैच्ड है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो होती है वो कई सारे सेल्स की बनी होती है और जो सेल होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोरस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फास्फोरस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। और वो किससे अटैच होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फास्फोरस होता है वो लिपिड से अटैच होता है, इसीलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक, अब जो लिपिड पाया जा रहा है वो 2 पार्ट में पाया जा रहा है। पहला जो इसका पार्ट हेड वाला पोर्शन होता है उसको पोलर हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग नेचर कह सकते हैं। जो पोलर वाला एरिया, हेड वाला एरिया होता है उसको हाइड्रोफिलिक इन नेचर बोलते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन, टेल वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेड पोर्शन। अब इन प्रोटीन का जो लेयर होता है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर पोर होते हैं। अब उस पोर की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, 0.35 नैनोमीटर की। प्रोटीन का लेयर मैंने आपको बताया कि 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो 2 लेयर होती है दोनों को मिला के आपका हो गया 40 एंगस्ट्रॉम। इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो हेड वाले पोर्शन को हम कहते हैं पोलर हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि जो वाटर से नफ़रत करते हैं, यानी कि वाटर इससे दूर भागता है। जबकि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब होता है आपका वाटर और फिलिक मतलब होता है लविंग। ठीक, अब दूसरी थियरी हमने बात करी सबसे पहले एकक कला मेम्ब्रेन थियरी, यानी कि जो थियरी रॉबर्टसन के द्वारा दी गई थी। दूसरी थियरी हम पढ़ेंगे तरल मोज़ेक मॉडल की, जो किसके द्वारा दी गई है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये दी गई है सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये थियरी दी। कब दी, 1972 में। इनकी जो विचारधारा है वो एकक कला से यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन थियरी से मिलती जुलती है और यही थियरी ऐसी है जो हाईली एक्सेप्टेड है, यानी कि सबसे ज़्यादा मान्यता इसी थियरी को प्राप्त हुई है। किस केस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में। तो इसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लिपिड वाला पोर्शन एकक कला मेम्ब्रेन में बोला गया था कि 2 लेयर होती है, इन्होंने कहा कि वो द्विआण्विक होती है। ठीक, बाई मॉलिकुलर लिपिड लेयर। लिपिड से बनी इस परत के बाहर इन्होंने प्रोटीन लेयर को क्या कहा, पहले जो ऊपर की तरफ थी उसको पेरिफेरल कहा और जो थोड़ी अंदर की तरफ धंसी हुई थी उसको उन्होंने कहा इंट्रिंसिक। ठीक, इंट्रिंसिक को ही हम इंटीग्रल कहते हैं और पेरिफेरल को ही हम एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य कहते हैं, परिधीय और बाह्य। और जो अंदर की ओर धंसे होते हैं, लिपिड की तरफ धंसे होते हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन।
तो कैसे एकक कला थियरी जो थी और जो निकोल्सन के द्वारा दी गई थियरी थी वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इन्होंने क्या किया, निकोल्सन ने, इन्होंने प्रोटीन लेयर और लिपिड लेयर को और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, बता दिया और उसको नाम दे दिया कि जो प्रोटीन बाहर की तरफ पाया जा रहा है उसको पेरिफेरल कह रहे हैं और जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है लिपिड में उसको हम कह रहे हैं समाकल यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो समाकल प्रोटीन लिपिड की परतों से अटैच्ड है यानी कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है और जो टेल वाला रीजन होता है वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी यानी कि जल के अणुओं से वो दूर भागता है। ठीक, क्योंकि जो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं प्रोटीन वो आप आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि जो परिधि यानी कि किनारे पर प्रोटीन पाए जा रहे हैं उसको हम आराम से लिपिड से अलग कर सकते हैं। ठीक, अब ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो लिपिड में धंसे हुए होते हैं इसलिए उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जो परिधीय प्रोटीन यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं उसमें कुछ शुगर की चेन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्योंकि ये शुगर है दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं ग्लाइको। ये क्या हो गया, शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बाहरी सतह पर ही कुछ लिपिड की भी शर्कराएं होती हैं यानी कि ऐसी शर्कराएं जो लिपिड से जुड़ी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। जहाँ भी कोई कार्बोहाइड्रेट किसी चीज़ से अटैच्ड हो जाता है तो उसको हम ग्लाइको से पहचान सकते हैं कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है, ये जो सेल होती है अपनी जैसे सेल की पहचान कर पाती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एक सेल को अच्छे से फंक्शन करने के लिए। ठीक, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को कोई ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है जैसे कि कैंसर में, और जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की बात होती है तो उसमें ये अपने जैसे सेल की जब तक पहचान नहीं कर लेते हैं तब तक वो ना तो ब्लड ही वो बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाएगा और ना ही जो ऑर्गन होता है वो ट्रांसप्लांट होता है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो जब ये पहचान कर लेते हैं अपने जैसे सेल की तभी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको स्वीकार करती है, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देती है। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जा रहे हैं इसका रोल इस तरीके से है सेल को बहुत अच्छे से चलाने के लिए। मैंने आपको ये बता दिया कि जो लिपिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं, मैंने बताया कि जो प्रोटीन होता है वो लिपिड से अटैच्ड होता है और इसमें कुछ जो है कि ऐसे लिपिड होते हैं जो कि शुगर की श्रृंखला से यानी कि शुगर चेन से जुड़े होते हैं। ठीक, अब जो प्रोटीन और लिपिड का जो लेयरिंग पाई जा रही है वो लेयरिंग कुछ इस तरीके से होती है जैसे मोज़ेक प्रेजेंटेशन होता है। मोज़ेक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जैसे कोई हाँ, जब भी घरों में टाइल्स बिछाई जाती है तो उसमें अलग अलग कलर के जब टुकड़े डाले जाते हैं उस तरीके का जो पिक्चर बन के आता है उसी को हम कहते हैं मोज़ेक प्रेजेंटेशन। कुछ इस तरीके से आप देखिए डायग्राम में, फिर समझ में आ जाएगा। ये रहा, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ठीक, ये है आपका तरल मोज़ेक मॉडल। पिक्चर में कुछ आपको बहुत क्लियर हो जा रहा होगा कि ये है आपका पेरिफेरल प्रोटीन जो कि किनारों पे है और ये वाला एरिया आप देख रहे हैं ये लिपिड में धंसा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन। और ये देख रहे हैं जो पेरिफेरल प्रोटीन है इससे अटैच्ड है क्या, ग्लाइकोलिपिड यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ओलिगोसैकेराइड्स। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है उसी से ये शुगर्स अटैच्ड होते हैं, प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं, लिपिड से नहीं।
और ये आपका टनल पाया जा रहा है जो कि प्रोटीन का ही होता है। ये है आपका, जो मैं बता रही थी कि जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो किस मॉडल में होते हैं, ये मोज़ेक मॉडल में होते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रोटीन वाला पोर्शन है ये कुछ ऐसे हैं जैसे जब रंग बिरंगी टाइल्स डाली जाती है घरों में, उसमें जो टाइल्स का उभार होता है अलग अलग कलर का, वैसे ही इसमें प्रोटीन का उभार लिपिड बाईलेयर में आपको दिख रहा होगा। ये ऐसे प्रोटीन हैं यानी कि ये लिपिड में धसे हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो किनारे किनारों पर पाया जाता है यानी कि बाउंड्री पर, जैसे कि ये वाला, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल यानी कि एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। आप देख सकते हैं। तो जो लिपिड का लेयर होता है वो हेड वाले पोर्शन को पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब समझ में आ गया होगा कि मोज़ेक एक्चुअली में होता कैसे है। ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। इसमें आपका जो प्रोटीन से जो शुगर अटैच्ड होता है उसकी श्रृंखला को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और इसमें आपको समझ आ गया होगा कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो कैसे होती है और उससे कैसे शुगर्स अटैच्ड होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन से। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। जो टेल वाला रीजन होता है लिपिड का वही हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। ठीक, ये आप शुगर के चेन देख सकते हैं जो कि प्रोटीन से अटैच्ड हैं, और ये लिपिड बाईलेयर। ये हो गया आपका दो थियरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में मैंने आपको बताई, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहली थी आपकी एकक कला थ्योरी जो रॉबर्टसन ने दी थी, और दूसरी हो गई आपकी तरल मोज़ेक यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी जो किसने दी थी, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि जीव द्रव्य कला, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसके फंक्शंस के बारे में। तो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है, जो जीवद्रव्य कला होती है वो कोशिका की आकृति को निश्चित रूप से बनाए रखती है और बाहरी आघातों से, यानी कि जो कुछ भी बाहरी आघात लगते हैं उससे इसकी रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? जीवद्रव्य की, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की। उसमें जो ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, जो उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उन सब की रक्षा कैसे होती है? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही किसका बना होता है? ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है और इसको बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है। दूसरा आपका वर्क क्या है, फंक्शन? बहुकोशिकीय प्राणियों में इस झिल्ली की विशिष्टता के कारण ही एक कोशिका अपनी जैसी दूसरी कोशिका की पहचान करती है। जो किस तरीके से ज़रूरी होता है? वो ज़रूरी होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में और ब्लड के लेन देन में। तीसरा फंक्शन है रीजनरेशन की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो सेल के अंदर वाला एरिया होता है उसमें कभी भी कोई क्षति आने पर ये अपने आप उसको सही कर लेती है और उसको बाहर कहीं बह जाने से रोकती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इसके किनारे किनारे पर नहीं पाया जाएगा और इसमें बीच बीच में अगर कुछ गड़बड़ी आती है मेम्ब्रेन में, अगर ये इसमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होगी तो ये क्या करेगा? इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वो सेल से बाहर आ जाएगा, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होने की वजह से ये अपनी जगह पर बना रहता है। अब जो चौथा फंक्शन है इसका वो है, कुछ झिल्लियों पर उपस्थित प्रोटीन एंजाइम का कार्य करते हैं। ठीक, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके जो झिल्लियाँ होती हैं, उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसमें कई तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। आप जानते हैं एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये टेक पार्ट किस में करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। जब आपकी एनर्जी
गेन करने की बात आती है, एनर्जी कैसे गेन होती है, उसको उस प्रक्रिया को सही से चलाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और वो एंजाइम्स किस पे पाए जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है उस पे पाए जाते हैं। 5वां फंक्शन है, ये विभिन्न कोशिकाओं से आदान प्रदान पर नियंत्रण रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि कौन सी चीज़ किस सेल के अंदर जानी है और कौन सी नहीं जानी है, इसका डिसीजन भी कौन लेता है? कोशिका लेती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेती है। अब हम बात करते हैं टोनोप्लास्ट यानी कि रसधानी कला के बारे में, वैक्यूलर मेम्ब्रेन के बारे में। टोनोप्लास्ट को ही हम वैक्यूल कहते हैं। उसके किनारे पर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वैक्यूलर मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी की भांति ही इसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? वो एकक कला होती है, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी इसकी भी है। तो यह कला कोशिका द्रव्य और रिक्तिका की सीमा पर पाई जाती है, यानी कि वैक्यूल्स पर पाई जाती है। टोनोप्लास्ट ही है जो यह निर्णय करती है कि इस कोशिका के अंदर क्या आएगा और क्या जाएगा। और ये कैसी मेम्ब्रेन होती है? डिफरेंशियली परमेबल होती है। अवकलीय पारगम्य। अवकलीय पारगम्य का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ कोशिका के आर पार नहीं आ जा सकता, वही चीज़ें आएंगी जो ज़रूरी होंगी सेल के लिए। और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है टोनोप्लास्ट। अब बात करते हैं प्लाज्मा लेमा तथा टोनोप्लास्ट के बीच का जो कोशा द्रव्य होता है उसके बारे में। जो कोशा द्रव्य के निकट होता है, यानी कि प्लाज्मा लेमा तथा टोनोप्लास्ट के बीच का कोशा द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा लेमा के निकट होता है वो अधिक ठोस होता है। क्या होता है? अधिक ठोस होता है और मजबूत होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो प्लाज्मा लेमा से दूर होता है उसको हम वो थोड़ा दानेदार होता है और तरल होता है, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। अब कोशा द्रव्य में 2 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। वो दोनों प्रवस्थाएं क्या हैं, क्या है इसका काम, वो समझते हैं। पहला आप जान लीजिए, कलाओं से बने विभिन्न तंत्र जैसे क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरिम कड़क, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, इतने जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो 2 कलाओं से घिरे होते हैं, यानी कि 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा है आपका कोशा द्रव्य का वह भाग जो अवितरित रूप से रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस रूप में रहता है और समांगी होता है, यानी कि ऑप्टिकली होमोजीनियस। उसको हम क्या कहते हैं? हाइलोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी इसी को कहते हैं। इसी को ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं और साइटोसॉल भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स, फैट्स, और फैट्स की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, प्रोटीन होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण पाए जाते हैं इसमें। जो सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो भी बचता है उसी को हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये बात हो गई आपकी किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। यानी कि आज आपका जीव द्रव्य वाला पोर्शन समाप्त हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा साइटोस्केलेटन का। अब समझते हैं कि साइटोप्लाज्म में जो भी साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ग्राउंड प्लाज्मे यानी कि हाइलोप्लाज्म वाला जो एरिया होता है, कुछ समय तक इसको ये कहा जाता था कि ये रचना विहीन होते हैं, बस एक लिक्विड के रूप में होते हैं। लेकिन 1970 में जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो यह पाया गया कि इसमें बहुत सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जो कैसे प्रेजेंट होती हैं? जलिका के रूप में, यानी कि एक जाल जैसा बिछा होता है उसके रूप में पाई जाती है। हम इसको कह सकते हैं कि ये धागों का जाल होता है, यानी कि माइक्रोट्रेबेकुलर लैटिस कहते हैं इसको। इस जलिका को क्या कहते हैं? माइक्रोट्रेबेकुलर लैटिस। इस जलिका के द्वारा अनेक कोशिकांग यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स पे, इन्हीं ट्यूबुल्स के कारण वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और दूसरे कोशाद्रव्य तंतुओं और सूक्ष्म नलिकाओं से ये जुड़े रहते हैं। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई दिया था। जब हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप को बनाया गया तब देखा गया कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड प्लाज्म में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे थे और वो उनका काम क्या था, उनका काम था साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे उनको अपनी स्थिति पे बनाए रखना। ये है आपका माइक्रोट्यूबुल, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, और ये है आपका माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देख रहे हैं ये जो जाल पाया जा रहा है माइक्रोट्यूबुल का, ये सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी स्थिति पे बनाए रखते हैं इन जाल की वजह से, क्योंकि जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो कहीं ना कहीं माइक्रोट्यूबुल से अटैच्ड भी होते हैं। ठीक, अब ये जो जलिका होती है वो किनारों पर कोशा की जीव द्रव्य कला से अटैच्ड होती है, परंतु दूसरे कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवकों, राइबोसोम से भी जुड़ी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। यह जलिका दृढ़ नहीं होती है। सूक्ष्म नलिकाएं जो माइक्रोट्यूबुल्स इसमें होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं और कभी कभी सही से दिखाई भी नहीं देते हैं। तो कोशा के वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के साथ सूक्ष्म नलिकाओं की भांति जलिका का भी रूपांतरण होता रहता है, यानी कि वो बदलते रहते हैं। अधिक अथवा कम परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, विभिन्न आयंस के प्रेजेंस की वजह से इनकी जो कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, इन्हीं की वजह से इसमें रूपांतरण होता रहता है। रूपांतरण क्यों होता है, उसका मेन कारण है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस। तो ये माइक्रोट्यूबुल्स यानी कि जो भी ये पाया जा रहा है, जालिका जो पाई जा रही है, इसका मेन काम क्या है, जितने भी कोशिकांग इसमें पाए जा रहे हैं उनको अपने प्लेस पर स्थिर रखना। अब हम जान लेते हैं कि कोशाद्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थों के बारे में। तो कई तरीके के पदार्थ इसमें पाए जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला है उपापचयी सक्रिय कोशिकांग, यानी कि जो मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनॉइड्स। इसमें आपका पहला है प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, इसमें रंग नहीं होता है, कलर नहीं होता है, दैट्स वाई इसको हम अवर्णी लवक कहते हैं। दूसरा है आपका हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरा होता है। और तीसरा है आपका वर्णी लवक, जो कई सारे कलर्स के होते हैं। दूसरा मेन जो है सेल ऑर्गेनेल्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी बिल्ड होती है। चौथा है आपका राइबोसोम। राइबोसोम्स आपके सेल में 2 तरीके के पाए जाते हैं, जो पहला है आपका 70S और दूसरा है 80S। जो राइबोसोम्स होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 तरीके से बनाती है। पहला, जिसमें आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है आपको जिसमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उसमें बहुत सारे जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके ट्रैफिकिंग का काम करता है, कहाँ किसको जाना है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। छठा है आपका तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम। ये टेक पार्ट करता है किसमें, सेल डिवीज़न में। उसके बाद 7 है आपका फ्लैजलम यानी कि सीलियम। कुछ सेल्स ऐसे पाए जाते हैं जिसमें सीलिया और फ्लैजला प्रेजेंट होता है, और वो किस में टेक पार्ट करता है, ये टेक पार्ट करता है मूवमेंट में। 8वां है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सेल का सुसाइड बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जिनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, या फिर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो अदर मैटर्स पाए जाते हैं सेल में, जब
वो डेड हो जाते हैं तो वो कहाँ पे आके ख़त्म होते हैं, वो ख़त्म होते हैं लाइसोसोम में। दैट्स वाई हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। और आपका पाया जाता है स्फेरोसोम्स, लोमोसोम्स और माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ कई प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, जिसमें आपका मेनली है पराक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो हाइलोप्लाज्म और ग्राउंड प्लाज्म, साइटोसाल, ये तीनों क्या है, वे तीनों एक ही चीज़ होते हैं। इसको भी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आता है रिजर्व मटेरियल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस मैटर, फैट्स एंड ऑयल्स। दूसरा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि रंग देने वाले पदार्थ, कर्लिंग मैटर, विकर यानी कि एंजाइम, मकरंद यानी कि नेक्टर। और थर्ड है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो उत्सर्जी होते हैं, जिनको बाहर फेंक दिया जाता है। वो होते हैं एल्कोलाइड्स, ग्लूकोसाइड्स, टैनिन्स, लेटेक्स, वाष्पशील सुगंधित तेल यानी कि इसेंशियल ऑयल्स, रेजिन्स, गोंद, गम्स। ये सब किसमें, प्लांट्स में आपके पाए जाते हैं। खनिज क्रिस्टल यानी कि मिनरल क्रिस्टल और ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यहाँ पे बात ख़त्म होती है प्रोटोप्लाज्म की, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में जान लिया कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने भागों में डिवाइड होता है और उनके अपने क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे ये सेल को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पढ़ेंगे उपापचयी सक्रिय कोशिकांग के बारे में, जिसमें आपका पहला होगा लवक यानी कि प्लास्टिड। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है, कैसे ये प्लांट सेल में बहुत ही ज़रूरी होता है और ये ह्यूमन बीइंग या फिर जो जितने भी एनिमल सेल होते हैं उसमें पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। इन सब के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।